Very good afternoon, all of you. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and our this class will be of polity, right? We are starting polity, and this will be the first lecture for the polity, right? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए पॉलिटी एक अगर आपने पूरा सुना हो तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ये जो है आपका एक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है इन द जीएस, और बहुत अच्छे से कवर आपको करना पड़ता है. यू कैन एक्सपेक्ट 10-15 क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, और जो है आपके लिए मेंस और एसे और न्यूज़पेपर रीडिंग और इंटरव्यू, इन सब के लिए भी एक अच्छी खासी इसकी नॉलेज होना बहुत आपके लिए जरूरी रहता है, राइट? तो ये अलग से नहीं होता है, राइट? ये जीएस का ही एक कोर सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है, राइट? तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर. हम प्रेम्बल से शुरू करेंगे. प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल की कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे प्रेम्बल बनाया गया, कब इसको अडॉप्ट किया गया, सारी बातें आज हम करने वाले हैं, राइट? और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जैसे ही मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूं तो आप जो है लक्ष्मीकांत की जो बुक बोली जाती है इंडियन पॉलिटी के लिए, आप उसे गीता समझ लीजिए. मेरे जस्ट लेक्चर के बाद आप जो है वहां से जरूर रिवाइज करिएगा, राइट? तो आइए शुरू करते हैं. तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है, ये मेरा रहेगा प्रेम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा, और हिंदी में जो है इसे बोला जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना. प्रस्तावना, राइट? तो आइए समझते हैं इसे क्या है. देखिएगा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये डॉक्यूमेंट है आपका, एक एक बुक जो आपकी है ये, राइट? इसके अंदर हमारा जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के अंदर जो है क्या दिया हुआ है, आपका प्रेम्बल दिया हुआ है. ये प्रेम्बल वहां पे गिवन है, राइट? और बहुत ही एक अचंभे की बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, और जैसे ही आप फर्स्ट पेज खोलते हैं तो आपको प्रेम्बल मिलेगा, राइट? लेकिन ये जो है, इट वॉज, प्रेम्बल की मैं बात कर रहा हूं, इट वॉज लास्ट टू अडॉप्ट, राइट? इसको सबसे बाद में अडॉप्ट किया गया था. इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिखा गया है, ये जब बिल्कुल रेडी हो चुका था, उसके बाद जो है इसे बाद में अडॉप्ट किया गया था, और फिर इसे जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? तो ये हमारी एक छोटी सी बात थी. अब ये कहां से निकल के आता है? क्या हमें एकदम से विचार आया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या हमने किसी एग्जाम्पल को कॉपी किया है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया है, या इसका सोर्स क्या है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है? उन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे, राइट? तो देखिएगा, ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? आप इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से, और वीडियो को आप जो है लास्ट में जब रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो आप इसे पोज करके पूरा पढ़ने की कोशिश करिएगा. मैंने दोनों ही इंक्लूड किए हुए हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, राइट? और ये एक साथ भी है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रेम्बल आपको दिख रहा है यहाँ पे. अब उन लेटर्स पर कंसंट्रेट करिएगा जो जो है आपके बोल्ड किए गए हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन सब का एक मीनिंग है, और इस लेक्चर में हम इन सब मीनिंग की अच्छे से बात करने वाले हैं, और इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे कि क्या है और क्या इसके मतलब निकलते हैं, राइट? तो हम भारत के लोग, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बोल्ड है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice. How many types of justice is given? Social, economic and political. And liberty, कितने टाइप की लिबर्टी है? Of thoughts, expression, belief, faith and worship. And how many types of equality is given? Equality of status and of opportunity.
and to promote them among all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. आप इसको बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसके मीनिंग मैं पूरे बताऊंगा आपको, राइट। तो आइए हम चलते हैं अपने ओरिजिनल इस पे। तो देखिएगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये देखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका एक जो है अच्छा खासा मतलब निकलता है यहाँ पे, राइट। इसका जो है एक अच्छा खासा मतलब निकलता है, ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ये वाला, राइट। अब इससे पहले की अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो है कहां से निकल के आता है, तो देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है, लेटर स्टेज की लेटर हिस्ट्री, तो आपको पता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था, इस कैबिनेट मिशन ये कब आया था इंडिया के अंदर? 1946 में, राइट। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारी जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट बैठक होती है, जो फर्स्ट सिटिंग होती है, ये होती है आपकी 9 दिसंबर 1946, राइट। और जो इसकी सेकेंड सिटिंग होती है, इसमें ये निकल के आया था। सेकेंड सिटिंग जो होती है, ये होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और ये संविधान सभा जो है किसके तहत बनाई गई? कैबिनेट मिशन, जो कि कब आया था? 1946 में, राइट। अब हम आगे देखते हैं, देखिए। तो यहां इस सेकेंड सिटिंग के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस सेकेंड सिटिंग के अंदर ये जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राइट। अब ये देखिएगा कैसे हुआ, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? इसका काम क्या था? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान बनाने का काम इसका था। अब जब ये कर रहे थे, तो जब भी आप कोई काम करते हैं या आपको कुछ बनाना है, लेट सपोज कि आपको एक घर ही बनाना है, आप मान के चलिए, तो उससे पहले भी आप क्या देखते हैं? उससे पहले आप उसके डिजाइन के बारे में सोचते हैं कि कैसे कैसा होना चाहिए, कितने रूम्स एक्चुअल में होने चाहिए, फ्री एरिया कितना होना चाहिए, पार्किंग के लिए कितना एरिया होना चाहिए, वो सारी बातें हम दिमाग में रखते हैं। मंदिर किस साइड होना चाहिए, किचन किस साइड होना चाहिए, रूम एक्चुअल में कहां पोजीशन होने चाहिए। तो जब उस डिजाइन की बात चल रही थी, तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि जिस संविधान बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पे बैठी है, हमें एक्चुअल में संविधान बनाना ही कैसा है, हमारा संविधान होना ही कैसा चाहिए, कैसे जो है हम इसमें सारे के सारे इसकी क्वालिटीज जो हम सोच के चल रहे हैं, जैसा भारत हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सोचा जा रहा था कि हमारा भारत ऐसा होगा, तो वो क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या हम डाल सकते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अप्रूव या अप्रूव होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए इसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देशिका प्रस्ताव, ये हिंदी में इसे बोला गया। उसका उद्देश्य जांचा गया कि कैसा क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए एक्चुअल में, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कब लाया गया? सेकेंड सिटिंग में, जो कि कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में, राइट। तो इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया गया, ये एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये ब्लूप्रिंट है। और क्यों ब्लूप्रिंट है अभी आप समझ जाएंगे प्रियम्बल का, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, इसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब हमारी आती है 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, तो इसी को नाम दे दिया जाता है
विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन, इसी को नाम दे दिया गया क्या? प्रेम्बल। क्या नाम दिया गया इसको? प्रेम्बल, राइट। अब जब ये प्रेम्बल बन गया तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हम यहां पे जो पढ़ रहे थे, जब प्रेम्बल बन के तैयार हो गया और हमने इसे इंक्लूड कर दिया, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ट में लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक एक्चुअल में एक चीफ सोर्स है, चीफ सोर्स है किसका? प्रेम्बल का। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कॉपी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्या बना दिया? प्रेम्बल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेम्बल जो है वो कहां से आया है, कि उसका चीफ सोर्स क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया? सेकंड सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू। कब था? 13 दिसंबर 1946। मैं बहुत सी बेसिक सी बातें कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है ये, राइट। आगे थोड़ा सा एडवांस हम इसको करेंगे। तो यहां पे एक बात तो आप समझ गए कि चीफ सोर्स जो प्रेम्बल का है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये क्या इंडिया में ही एक्सपेरिमेंट किया गया था? क्या इंडिया वाले जो है पायनीर थे अपने प्रेम्बल को बनाने में, रिटन डाउन करने में, पेन डाउन करने में इसको? तो देखिएगा, इससे पहले भी ये ऐसा काम हो चुका था। और ये काम जो है किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए की बात करें, अमेरिका के संविधान की बात करें, राइट, तो ये जो है ऐसा एक फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था धरती पे। अगर किसी ने सबसे पहले फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसने सबसे पहले जो है संविधान को एक लिखित रूप दिया था, राइट, पहला। और इन्होंने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, किसने? कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए वालों ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया हुआ था प्रियम्बल। जो प्रस्तावना है, इनके पास भी एक संविधान की प्रस्तावना थी, इन्होंने ऐड की हुई थी। और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन से फिर बाद में जो है क्या होता है कि बहुत सी मैनी कंट्रीज क्या किया उन्होंने? कॉपी किया है यहां से, राइट। उन्होंने फिर क्या किया है? कॉपी किया हुआ है इस चीज को, कि अब जो है बहुत सी कंट्रीज ने प्रियम्बल को ऐड करना शुरू कर दिया अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यही एक काम किसने भी किया है? इंडिया ने भी किया है, राइट, राइट। तो अब मैं इनडायरेक्ट वे में बोल सकता हूं कि इंडिया जो है, जो इंडिया है, इंडिया टुक द कंसेप्ट ऑफ took the concept of preamble from the Constitution of USA, राइट। क्या मैं ये बोल सकता हूं अब? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार दो खासियत थी, कि उन्होंने क्या किया था? इसको नोट डाउन, राइट डाउन कर दिया था। और दूसरी इनकी खासियत थी कि धरती पे सबसे पहले इन्होंने अपने संविधान में एक प्रियम्बल ऐड किया था। और प्रियम्बल जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार जो आपको बताया जा रहा है प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना, तो इसको मैं अगर सबसे पहले बोलना चाहूं, जैसे कि मैंने यहां पे जब स्टार्ट किया था मेरा लेक्चर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये आपका एक बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं, अगर हमारी भी कोई लोकल बुक है, आपने देखा होगा, मैं इसको अच्छे से समझाता हूं आपको। जैसे ही हम कोई बुक खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट या सेकंड पेज पे क्या गिवन होता है? उसके अंदर गिवन होता है उसका इंडेक्स, राइट, कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर है, कौन कौन से किस बारे में ये बुक है, क्या क्या चैप्टर इसमें। तो उस इंडेक्स की तरह आप इसको समझ सकते हैं, उस बुक के इंडेक्स की तरह। तो ये जो हमारा प्रेम्बल है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ? इंडेक्स के साथ, किसी भी बुक के इंडेक्स के साथ। तो प्रेम्बल भी जो है आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, पूरी उसकी जो स्टोरी बताता है कि इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, या ये जो संविधान की बुक आप लिए हुए हो, इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या मेंशन है, राइट। तो दूसरा मैं इसको बोल सकता हूं आईडी कार्ड ऑफ द, आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
राइट। जैसे हम भी एक आईडी कार्ड लगा के घूमते हैं ना, टीचर को नहीं पता होता है कि आप किस क्लास के हो, किस सेक्शंस में हो, स्कूल्स में आपने देखा होगा, तो बच्चे के एक आईडी कार्ड दे दिया जाता है, राइट। और वहां से आप पूरा पता लगा सकते हो कि एक्चुअली कहां से बिलोंग करता है, क्या इसका नाम है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है, इसका रोल नंबर कौन सा है, इसकी क्लास कौन सी है, इसके सेक्शन कौन सा है। तो वो एक छोटा सा एक आईडी कार्ड आपकी इतनी इंफॉर्मेशन लिए हुए है। तो ऐसे ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक सी आउटलाइन इंफॉर्मेशन जो है आपके प्रियम्बल में दी हुई है, राइट। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रियम्बल का मतलब क्या है। तो आगे हमने जो है यहाँ पे बात की कि ये जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये कंसेप्ट हमने प्रियम्बल का वहां से लिया हुआ है, राइट। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इसके अंदर यहां पे देखिएगा सबसे पहली लाइन जो दी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इसको बोल्ड किया गया है, इसको बोल्ड इसलिए किया गया है ताकि आप इसे जाने कि इसका मतलब क्या है। आप जितने भी आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, किसी की भी, आपको एक बेसिक सी बात पता है कि हमें जो है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। और एनसीईआरटी के आप देखिएगा सबसे पहले पेज पे ही प्रेम्बल दिया रहता है। कभी भी चेक कीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड पेज पे जो है आपके प्रेम्बल गिवन है, और उसमें सेम स्ट्रक्चर यही है। आप देखेंगे तो यही फोटो आपको मिलेगा, मैंने वहीं से लिया है इसको भी। तो इसका मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो आइए समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये क्या कहता है देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये अल्टीमेटली आपको जो बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसमें जो पावर गिवन है, सोर्स ऑफ पावर जो है, सोर्स ऑफ पावर जो है, अल्टीमेटली वो किससे डिराइव कर रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो भी गिवन है, इसके पास जो जो पावर्स हैं, ये पावर का सोर्स क्या है। तो ये सोर्स ऑफ पावर जो है, ये कौन है, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। कई बार इंटरव्यू में इस बात का मतलब पूछा गया है, वो ये देखते हैं कि क्या आपने सिर्फ एनसीईआरटी के चैप्टर ही पढ़े हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी एस्पिरेंट चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पूरी कभी नहीं पढ़ता है, राइट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो वो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स पे आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इंटेरोगेट कर सकते हैं, या फिर आपके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे खासे सवाल निकल सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे, मैं डायरेक्टली चैप्टर पे नहीं आना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, या पार्लियामेंट ये है। नहीं, हमें इन बेसिक सी इंफॉर्मेशन को पहले समझना पड़ेगा, हर वर्ड को जांचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो भी इंडिया का, राइट। तो यहां पे आप समझ गए कि जो पहली बोल्ड लाइन हमें दी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर गिवन है, जो गिवन है, उसका सोर्स जो है वो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, राइट। हम भारत के लोग, मतलब संविधान जो है हमसे अपनी जो है डिराइव कर रहा है पावर, राइट। और दूसरी बात मैं इसे बताना चाहता हूं कि पीपल ऑफ इंडिया जो है, इसको, इस फिनोमिना को भी एक एक वर्ड आता है जिसको मैं बताना चाहूंगा, आपने शायद नहीं सुना होगा अभी तक। ऑटोक्थोनी, इसको प्रोनाउंस किया जाता है ऑटोक्थोनी, राइट। तो ये ऑटोक्थोनी क्या है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और थोनी का मतलब जो होता है वो होता है रूल, सेल्फ रूल। इसका मतलब अब निकाल के देखिएगा, इसका मतलब अब जब आप निकाल के देखेंगे तो इसका मतलब है कि रूल्ड बाय द सॉइल, रूल्ड बाय द सॉइल, कि यहां पे कोई भी चीफ नहीं है, या कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मनमानी कर सके। सबको अपनी जो पावर है वो किससे डिराइव करनी पड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान सबको अपनी अपनी पावर दे रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए, जो संविधान दूसरों को पावर दे रहा है, वो अपनी पावर किससे ले रहा है, पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो देखिएगा, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, राइट। तो सेल्फ रूल है यहां पे,
और दूसरा आप इसको बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि भारत को भारतीयों से पावर मिलती है। ये एक भारतीयों से पावर जो है मिलती है, सॉरी, मिलती है, राइट। तो इसको आप समझ गए होंगे एक वर्ड से कि भारत को जो पावर मिल रही है वो किससे मिल रही है, वो भारतीयों से मिल रही है, राइट। तो इसको आप समझ गए। दूसरा इसका अगर छोटा सा मैं बात करूं कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की, तो इंडिया जो है अब किसी भी कंट्री का या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का जो है डोमिनियन नहीं है, डोमिनियन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ये इंडिया है तो कोई एक्सटर्नल पावर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई कंट्री हो या कोई ग्रुप हो, राइट, तो वो जो है इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता, इंडिया को जो है इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। हम अपने अफेयर्स जो है खुद मैनेज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। हम अब किसी के दबाव में नहीं है, हम किसी की कॉलोनी नहीं है। जैसे कि पहले आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तो उस टाइम पे आपको एक बात समझ में आई होगी कि ब्रिटिशर्स, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया तो आपको पता लगा कि क्राउन रूल आ चुका था। अब जो है ब्रिटेन की जो महारानी थी या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है अब हमें वहां बैठे बैठे जो है गवर्न कर रहे थे, राइट, कि इंडिया में ये होना चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइड कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम जो है आजाद हो चुके हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो अब हम किसी का डोमिनियन नहीं है, राइट। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए दूसरी बात जो मैं यहां पे करना चाहूंगा, थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बताना चाहूंगा। हालांकि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये एक अलग से चैप्टर भी है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे जस्ट एक पासिंग सा रेफरेंस मैं आपको दूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात के बारे में पता है कि इसको जो है कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत बनवाया गया था, राइट, कैबिनेट मिशन के तहत बनवाया गया था। अब इस कैबिनेट मिशन में हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रावधान था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनेगी जो क्या काम करेगी, भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए जो है अब एक संविधान बनाने का काम किया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? संविधान बनाया जाएगा एक स्वतंत्र भारत के लिए, उसके लिए जो है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आपने पहले कभी भी पढ़ा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो मेंबर्स थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या उनको लोगों ने चुना था? सॉरी, क्या उनको जो है लोगों ने चुना था, भारत के लोगों ने चुना था? नहीं चुना था। क्या नहीं चुना था? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों तरह से इलेक्टेड थी, डायरेक्ट भी इलेक्टेड थी और इनडायरेक्ट भी इलेक्टेड थी। जब आप आगे इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा इत्मीनान रखें, 2 या 3 क्लासेस के बाद आप जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि मैं एक्चुअल में पढ़ क्या रहा हूं। डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि कुछ वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर थे। आपको पता है कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इन प्रिंसली स्टेट्स में से वो जो किंग होते थे वहां के, वो जो है अपने एक आदमी को नॉमिनेट कर देते थे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है नॉमिनेटेड भी थी, मतलब डायरेक्ट इलेक्टेड भी थी। और कुछ जो है इनडायरेक्ट इलेक्टेड भी थी। इनडायरेक्ट का मतलब इनको किसी ने चुन के भेजा था। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्टेड तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इनको इलेक्ट किया किसने, इनको चुना किसने? क्या पीपल ऑफ इंडिया ने? नो, पीपल ऑफ इंडिया ने किसी को नहीं चुना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किसी भी मेंबर को नहीं चुना। तो किसने चुना इनको? इनको चुना गया है मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। जो प्रांत थे, प्रांतों के अंदर जो उनकी विधायी पालिका थी। देखिए, एक तो विधायी पालिका आपकी सेंटर में थी, जैसे आज आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, राइट, केंद्र की विधायी पालिका।
लेकिन जब आप इसको स्टेट में देखते हैं, आज हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं, तो हरियाणा में हमारे पास एक विधानसभा है। तो इसी को पहले, अभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, हरियाणा की विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको इंग्लिश में बोला जाता है, विधानसभा को, राइट। राज्य विधायपालिका जिसे आप बोलते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो उस टाइम पे स्टेट नाम नहीं लिया जाता था, उस टाइम पे क्या बोला जाता था स्टेट को, प्रोविंस, प्रांत, प्रोविंस या प्रांत, राइट। तो इस प्रांतीय विधायक पालिका के जो सदस्य होते थे वहां पे, आज के टाइम पे अगर कहना चाहें तो आज के टाइम पे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन एमएलए जो, मैं एक कंपेयर करके बता रहा हूं, आप ये मत समझिए कि उस टाइम पे एमएलए, राइट। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते थे, इन्होंने कुछ उन प्रांतों से कुछ आदमियों को चुना कि आप जो है हमारी तरफ से, इस प्रांत की तरफ से जो है जाइए और आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य बनिए और हमारे लिए एक संविधान का निर्माण करिए जो कि पूरे संपूर्ण भारत के लिए हो। आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे थी, क्या कैसे काम किया, राइट। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, कि ये जो प्रेम्बल है, ये जो प्रेम्बल है, ये सबसे आखिर में जोड़ा गया था, सबसे लास्ट में इसको ऐड किया गया था। अब वो क्यों किया गया था मैं बताता हूं आपको। आपको ये पता है, अभी मैंने इसी में बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, उसके मेंबर्स को, उसके सदस्यों को लोगों द्वारा नहीं चुना गया। तो फिर आपने ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसको कैसे लिख दिया भाई? इसको आप कैसे लिख सकते हो? क्या संविधान सभा ये लिख सकती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया? क्योंकि लोग, जो भारत के लोग थे, वो तो संविधान नहीं बना रहे थे, और जो संविधान बना रहे थे उनको ना लोगों ने चुना था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ना तो लोगों ने खुद संविधान बनाया, किसी और ने, कुछ मेंबर्स ने बनाया, और जो मेंबर बना रहे हैं उनको तो लोगों ने चुना तक भी नहीं है। तो हाउ यू कैन राइट द वी द पीपल ऑफ इंडिया? आप कैसे लिख सकते हैं इस बात को? तो दैट इज वाई आगे जब लास्ट में मैं लेक्चर के पहुंचूंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसका मतलब, और इसको लास्ट में क्यों जोड़ा गया प्रेम्बल को, राइट। तो आई होप कि यहां तक आप क्लियर हो गए, राइट। तो देखिए ये कैसे था, मैं आपको बताता हूं कि एक एक एक्ट आया था जिसे हमने बोला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, राइट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये एक एक्ट आया था यहां पे। और ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कब आया था ये भी मैं आपको बता देता हूं। 18/7/1947, राइट। 18 जुलाई 1947 को भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसके तहत वो आजादी देना चाह रहे थे, राइट। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, बाद में आप क्लियर होंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो मैं यहां पे लिंक अभी नहीं कर सकता, वो आपको बाद में क्लियर होंगी। तो इस दिन एक एक्ट आता है, अभी के लिए आप सिर्फ स्टोरी पे फोकस करिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये अब क्या बोलता है ये एक्ट, कि हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक जो है ब्रिटिश इंडिया होता था, ब्रिटिश इंडिया होता था। दो ही टाइप के स्टेट थे उस टाइम पे, एक जिसको आप बोलते हो ब्रिटिश इंडिया, और एक जो था आपके प्रोविंसेस, राइट, या प्रिंसली स्टेट आप बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था, अब इस अधिनियम के तहत क्या बोलते हैं कि इसको हम दो डोमिनियन में डिवाइड करेंगे, दो यूनिट्स में डिवाइड करेंगे इसको। एक तो आपका हो गया, एक तो आपका हो गया इंडिया, इंडिया, और एक आपका हो गया पाकिस्तान। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए, राइट। पाकिस्तान और इंडिया।
लेकिन ये दोनों क्या रहेंगे, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट इंडिया है, एक यूनिट यहां पे पाकिस्तान है, लेकिन ये अपने मैटर डिसाइड करेंगे, लेकिन इनके ऊपर जो हेड होगा, इनका जो हेड होगा वो अभी भी कौन रहेगा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। आप देख रहे हैं कि यूनिट, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है, राइट, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही है किससे, इस एक्ट से, लेकिन हेड जो होगा अभी भी वो कौन होगा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो अब इसका एक छोटा सा मतलब निकल के आता है, मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो है आजादी तो दे रहे हैं, लेकिन हेड को अभी भी, हेड जो रहेगा यहां पे वो कौन रहेगा, क्वीन ही रहेगी। और सेम यहां पे इनका हेड भी कौन होगा, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि ये आदमी जो भारत के लोग हैं, लेट सपोज कि ये भारत के लोग हैं यहां पे, जब तक ये आदमी क्या नहीं कर देते, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए रेडी नहीं कर लेते, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जब तक आप बना नहीं लेते, तब तक आपका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा, ब्रिटेन की महारानी ही रहेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये ऐसी बातें यहां पे अब चल रही हैं, और ये कब की तारीख है वो भी मैंने लिख दिया, कौन सा एक्ट है वो भी मैंने लिख दिया है पूरा, राइट। तो अब आपको पता है अब यहां पे अब यहां पे एक छोटी सी बात बोली गई कि इस एक्ट के तहत हम आजादी दे रहे हैं, लेकिन आपका जो हेड होगा वो ब्रिटेन की महारानी रहेगी। और ये ऐसा कब तक चलेगा हेड का, जब तक आप एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं कर लेते। और कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करने के बाद आप जो है हमारे इंग्लैंड में एक कॉपी भेजेंगे, आप हमारे इंग्लैंड में एक इस संविधान की कॉपी भेजेंगे, और उसको हम चेकआउट करेंगे कि क्या आपने सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे प्रोविजन डाले हैं, क्या आपने सभी के लिए अच्छा अच्छा लिखा है, क्या आपने कुछ ही सेक्शंस को तो ये नहीं कर दिया। क्योंकि लास्ट में इंग्लैंड जाते जाते ये दिखाना चाह रहा था कि हम जो है लोगों के भले के लिए ही है, और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये हमारा फर्ज है कि हम उनकी रेख देख रखेंगे, और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई भी सेक्शन जो है रहे ना किसी भी प्रोविजन से। तो इसलिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन डाला गया, सॉरी मतलब अलग से बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और उसकी एक कॉपी जो है आप इंग्लैंड यहां पे हमारे पास भेजेंगे, और उसको हम चेकआउट करेंगे, और चेकआउट करने के बाद अगर वो ठीक लगता है तो हम उसको पास करेंगे। ये चल रहा था इस एक्ट के तहत, राइट। अब 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 आपको पता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये एनफोर्स कब होता है, ये लागू कब होता है, ये होता है जी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, राइट, 26 जनवरी 1950 को। ये आप थोड़ा सा बस यहां पे याद रखिएगा। और जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ये अलग से भी चैप्टर आप अलग से भी पढ़ेंगे इसको, वो थे आपके बी आर अम्बेडकर। तो ये जो है ड्राफ्ट जब हम कर रहे थे इसको, तो इसकी कॉपी हमें कहां भेजनी थी, इंग्लैंड भेजनी थी। तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है क्या किया कि कि ये जो कॉपी भेजनी थी इंग्लैंड, इसको नहीं भेजा। बड़े स्मार्ट आदमी थे बी आर अम्बेडकर, इन्होंने इस कॉपी को इंग्लैंड के अंदर नहीं भेजा। और पाकिस्तान जो साइड में, पाकिस्तान भी अपने लिए एक संविधान बना रहा था, उसने भी सेम ही किया, उसने भी कोई कॉपी इंग्लैंड नहीं भेजी, राइट। और क्योंकि उन्होंने नहीं भेजी, क्योंकि उन्होंने नहीं भेजी, तो इसीलिए लास्ट में जो है हमने प्रियम्बल को ऐड किया, लास्ट में जो है हमने प्रियम्बल को ऐड किया, और इसीलिए हम लिख पाए वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये हम जब लिख सकते हैं
अभी तो हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन ने हमें परमिट किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो कैसे हमने वी द पीपल ऑफ लिख दिया। तो हमने जो है क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोल रहा था उसको हमने माना ही नहीं एक्चुअल में। तो इसलिए हम यहां पे लिख पा रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ना हमने कैबिनेट मिशन को प्रायोरिटी दी है, ना हमने आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को प्रायोरिटी दी है, हमने लोगों को प्रायोरिटी दी है। और इसीलिए हमने यहां पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसीलिए जो है प्रेम्बल को सबसे लास्ट में डाला गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, आप समझ गए होंगे यहां तक। अब आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर आप अब देख रहे हैं, देखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जो यहां आपको देखने को मिल रहा है, कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है सॉवरन, ये देखिएगा, सॉवरन। राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभुत्व, प्रभुत्व। राइट, ये आप देख रहे हैं। अब क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं सॉवरन की, संप्रभुत्व की, तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारी कंट्री है, ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसमें जो जैसे हम अपने अफेयर्स को मेंटेन करना चाहें, जैसे हम अपने अफेयर्स को मेंटेन करना चाहें, हम कर सकते हैं, हम यहां पे कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें गाइड नहीं कर सकती है, या दबाव नहीं डाल सकती है, या बात नहीं मनवा सकती है। हम जैसे भारत को मेंटेन करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे यहाँ पे जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिसमें हम चुन के हमारी सरकार चुनते हैं, और वो सरकार जो है हमारे लोगों के लिए काम करती है, और हम जैसे मेंटेन उसको करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी इंग्लैंड, अमेरिका, ये वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, हमें गाइड नहीं कर सकते, हमसे अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। ये मतलब है सॉवरेन। राइट, तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे को बताइए, क्या हम फुली सॉवरेन हैं? क्या हम फुली सॉवरेन हैं? अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी हमें बात मानते हैं हम लोग, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, राइट, और इन्हीं के आगे आपको पता चलेगा कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। तो क्या हमने ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई है? हमने इनको ज्वाइन किया हुआ है। अब यूएनओ बोल रहा है, यूएनओ लेट सपोज कि ये इंडिया में, राइट, यूएनओ ये इंडिया के अंदर मैसेज करता है कि आप जो है अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस जो है कहां भेजिए, ईरान भेजिए। और हम ऐसा करते हैं, यहां से हमारे सोल्जर जो है पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे ईरान पहुंचते हैं, और ईरान में जाके वो पीस कीपिंग का काम भी करते हैं। तो यहां यूएनओ आपको लग नहीं रहा है कि गाइड कर रहा है हमें? या कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ की भी सेम ही स्टोरी है तकरीबन तकरीबन। राइट, तो क्या ये हमारी सोवरेनिटी को हर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे संप्रभुत्व को हर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या हमने तो अभी बोला था कि हम किसी के दबाव में नहीं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम जैसा चाहे कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन हम फिर भी क्या है, फुली सॉवरेन है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख रहे हैं, चाहे यूएन हो, चाहे आपका कॉमनवेल्थ है, ये इनके जो प्रोविजंस हैं, इनकी जो गाइडलाइंस हैं, वो हमारे ऊपर जो है बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, एक एक्स्ट्रा जो है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, जो कि संविधान के अंदर इनका कोई महत्व नहीं है। राइट, ये संविधान में ना तो कहीं लिखा हुआ है कि हमें यूएनओ को फॉलो करना पड़ेगा, हमें कॉमनवेल्थ को फॉलो करना पड़ेगा,
इसलिए इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, राइट। और सेम बात कॉमनवेल्थ की भी अगर की जाए तो 1949 के अंदर आपको पता होगा कॉमनवेल्थ, पहले तो ये मैं बता दूं कि बोलते किसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं पता है कि कॉमनवेल्थ किसको बोला जाता है। तो देखिए कॉमनवेल्थ वो सारी कंट्रीज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिनको ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है। जहां जहां पे ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी, जैसे आपको इंडिया का पता है कि इंडिया एक कॉलोनी थी, राइट। तो ऐसे ही जिन जिन देशों पे अंग्रेजों ने राज किया हुआ है एक टाइम पे, उन्हीं कंट्रीज के ग्रुप को, सभी कंट्रीज को जब आप मिला देते हैं तो उन कंट्रीज के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और ये आपको बहुत बार ये गेम्स में सुनने को मिला होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका मतलब वो सारी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी जिनको रूल किया हुआ है ब्रिटिशर्स ने, राइट। ये कॉमनवेल्थ का मतलब है। तो अब जब 1949 का जब समय आता है तो कॉमनवेल्थ जो है, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये जवाहरलाल नेहरू हमें बोलते हैं कि वी शुड ज्वाइन कॉमनवेल्थ, हमें जो है कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करना चाहिए। और सारे लोग जो है इस बात को सुन के, बड़े बड़े नेता जो उस टाइम पे रहे थे वो सुन के वो सदमे में पहुंच जाते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं कि अभी तो ब्रिटिशर्स ने 200-300 साल तक हमारे ऊपर राज किया है, इतना सब कुछ सबक सिखाया है हमें, इतने बड़ी चोट हमें दे के गए हैं, इतना लूट के हमें गए हैं, और आप अब दोबारा ये बोल रहे हैं कि हम कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर ले। और जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ के हम अभी मेंबर्स हैं, हमने ज्वाइन किया है, उसकी मेंबरशिप ली हुई है, राइट। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, बात ये नहीं है, हम फुली सॉवरन तो रहेंगे ही रहेंगे, सॉवरेनिटी हमारी हर्ट नहीं होगी, लेकिन लेकिन अगर हमने इसको ज्वाइन नहीं किया तो हम जो है अकेले रह जाएंगे। हम जो है यहां पे अकेले पड़ जाएंगे। और अकेले पड़ने का मतलब ये है कि ये एक ग्रुप एक तरफ काम करेगा इन कंट्रीज का, राइट। जो इनके कॉमन इंटरेस्ट होंगे उन पे ये देखेगा, क्योंकि सबको एक जैसी चोट पहुंचाई है ब्रिटिशर्स ने। अब ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, मिलके अपने भले के लिए काम करेंगे। और अगर हमने इसको ज्वाइन नहीं किया तो हम अलग थलग रह जाएंगे और इनसे हम पिछड़ भी सकते हैं। एंड दैट इज वाई वी ज्वाइन और वी टुक द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। आप समझ गए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि, क्योंकि हमने यूएन, राष्ट्र संघ जिसे बोला जाता है, यूएन यूनाइटेड नेशन, तो इसको ज्वाइन किया हुआ है। दूसरा आपको पता है कि हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक छोटी छोटी यूनिट्स हैं, या डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट, इनकी जो हमने मेंबरशिप ली हुई है, क्या ये हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्रोविजंस हैं, इनके जो हिदायतें जो हमें दी जा रही हैं, ये बाइंडिंग हमारे ऊपर नहीं है, राइट। तो अब, और दूसरा, अगर इसको एक वर्ड में आप लिखें, अगर कोई पूछ भी ले क्यों, तो आप इसको एक वर्ड में अगर बताना चाहें तो इसे आप बता सकते हैं कि ये जो है हमारी, उनकी जो गाइडलाइन है, ये एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है, एंड दैट इज वाई ये हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है। और बाइंडिंग अगर नहीं है तो फिर तो सॉवरन हुए हम माने या ना माने, मतलब डिसीजन तो लास्ट में हम ही को लेना है ना, तो इसलिए हम सॉवरन हुए, राइट। एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है ये सारे के सारे, राइट। तो अब यहां पे बात चलते हैं, चलो देखिएगा। अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि भारत को जो आजादी मिली, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली, वो किस एक्ट के तहत मिली या कब मिली, कब की मैं बात कर रहा हूं। तो हमें पता है
15 अगस्त 1947। सभी को पता है ना, छोटे बच्चे को भी पता होगा कि 15 अगस्त मनाया जाता है ना, इंडिपेंडेंस डे। और दूसरा, हमें ये पता है कि हमारा जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एनफोर्स हुआ, लागू हुआ, ये कब एनफोर्स हुआ? ये एनफोर्स होता है आपका 26 जनवरी 1950। होता है कि नहीं होता है? 26 जनवरी 1950, यहां पे आप आजादी ले चुके हो और इस टाइम पे आप अपने संविधान को लागू कर रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? तो आप मुझे सोच के बताइए, आप मुझे सोच के बताइए कि ये जो पीरियड है, ये यहां से यहां तक का, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम है, इस टाइम में क्या आप विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हो? क्या आप विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हो? आप आजाद हो गए हो लेकिन आपका संविधान ही नहीं है, कैसे लोग हो यार आप? राइट, राइट। तो इसीलिए, क्योंकि यहां पे हमारा संविधान रेडी नहीं था, क्योंकि हमारा संविधान रेडी नहीं था, इसीलिए जो है इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा गया था कि हेड ऑफ द जो स्टेट होगा वो इंग्लैंड की कौन होगी? महारानी होगी। क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे चला सकते हो कंट्री को? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो है यहां पे दूसरी बात जो बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। आपके हिस्ट्री में भी आता है, पॉलिटी में भी आप पढ़ते हो ये सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया, इसी को जो है इसी को जो है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया। इंटरिम का मतलब अंतरिम, राइट, मतलब टेम्परेरी। टेम्परेरी, तो इसका मतलब ये निकल के आ गया कि इस टाइम से इस टाइम तक जो इंडिया जो चलेगा, किस रूल्स के हिसाब से चलेगा, ये डिसाइड किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अब देश को चलाया जाएगा। और इसी बीच हम इसको बोलते हैं कि इंडिया को यहां पे क्या मिला हुआ है? सॉरी, डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है इंडिया को इस टाइम पे। डोमिनियन का मतलब कंट्री आपकी, हेड कौन रहेगा? महारानी, राइट। तो इसलिए हम इंडिया को अगर पूछा जाए कि इंडिया का क्या डोमिनियन स्टेटस था, कब था? इस टाइम से इस टाइम तक था। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। अब देखिएगा, इसीलिए ये डोमिनियन स्टेटस था। आप यहां तक की स्टोरी समझ गए। और इसीलिए जिस दिन हमारा ये संविधान लागू हुआ, एनफोर्स हुआ, उसी दिन सबसे पहले जब हम एनफोर्स कर रहे थे, हमने एक लास्ट आर्टिकल जो हमारे संविधान का माना जाता है, आर्टिकल 395, 395 नंबर आर्टिकल में हमने यही लिखा हुआ है कि अब से, कि कब से? 26 जनवरी 1950 से हम जो है रिपील करते हैं। रिपील का मतलब मिटा देना या हटा देना, राइट, या रिमूव करते हैं। आप ये समझ लीजिए इजी लैंग्वेज में कि हम जो है रिपील कर रहे हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। हम इनको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से
डिले कर रहे हैं, अब इनका कोई भी हमारे लिए महत्व नहीं है, कोई ये हमारे लिए अब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये बात आप समझ गए कि हमने जो है इसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया है। आप समझ गए, और ये सबसे लास्ट आर्टिकल में डाला हुआ, आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अब हमने आपने देखा होगा कि जब भी रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, तो हम जो है वहां पे हमारी मिलिट्री पावर भी दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूं, सॉवरेन की बात कर रहा हूं। तो हम मिलिट्री पावर भी दिखाते हैं, दूसरे देशों के हेड को भी कभी कभार इनवाइट करते हैं और हम दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास इतनी मिलिट्री पावर है, हम अब सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, और क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, इतना हमने जो है तरक्की की हुई है। हम किसान की भी झांकियां निकालते हैं उसमें, मिलिट्री की भी आपको देखने को मिलेंगी, और भी बहुत कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ, हम अब सॉवरेन हैं, राइट। अब दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूं। अभी तक हमारे एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो प्यारा भारत है, इंडिया, इंडिया जो है, ये जो है, एक बात हमारी समझ में आ गई कि ये जो है फुली सॉवरन है, फुली सॉवरन है। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि जो इसके लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो लोग हैं, क्या ये भी सॉवरन है? क्या ये भी सॉवरन है? आप मुझे बताना चाहें, प्लीज कमेंट, जल्दी से कमेंट करें यस एंड नो। क्या पीपल ऑफ इंडिया सॉवरन है या नहीं है? हमने इंडिया का पता कर लिया है कि इंडिया जो है सॉवरन है। आई वांट ए कमेंट राइट नाउ, यस और नो, कि इंडिया जो है फुल्ली सॉवरन है, हमने पढ़ लिया। लेकिन क्या जो हमारे भारत के लोग हैं, क्या ये सॉवरन हैं? आप मुझे बताइए। द आंसर इज, कमेंट नहीं आया मेरे पास अभी तक। सो द आंसर इज नो, नहीं है सॉवरन। भारत के लोग सॉवरन नहीं है, लेकिन भारत एक सॉवरन देश है, राइट। क्यों नो, समझिएगा इस बात को कि क्यों नो है ये। देखिएगा, सॉवरन का मतलब है कि मैं अपने डिसीजन अपने आप ले पा रहा हूं, डिसीजन अपने आप ले पा रहा हूं, तो मैं सॉवरन हुआ। हाँ, मैं लेता हूं अपने डिसीजन अपने आप। लेकिन क्या उन डिसीजन में ये नहीं आता कि ये जो मैं दिख रहा हूं आपको, फिर तो मैं जो है एक लंबी सी बंदूक लेके और AK-47 टाइप की, और जो है लग जाऊं गोलियां मारने कहीं कहीं पे, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है। सॉवरेनिटी का तो यही मतलब निकाल रहे हो ना आप लोग, कि भाई मैं मेरे डिसीजन खुद ले पाऊं, अपने अफेयर्स में खुद अपना हैंडल कर पाऊं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर पाऊं। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मेरा मूड बन गया कि मेरे को जो है लोगों को मारना है, और मैं AK-47 लेके निकल पड़ता हूं, और किसी को भी मारना चाहूं मार सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इंडिया के अंदर? नहीं कर सकता। दैट इज वाई पीपल ऑफ इंडिया नॉट सॉवरेन, राइट। समझ गए होंगे आप लोग, राइट। ओके। तो इसीलिए पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन नहीं है, एक्सेप्ट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखते हैं। इंडिया के लोग सोवरेन हैं, लेकिन कब हैं? एक सिचुएशन में, और वो कब? ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के अंदर अगर आप एक क्वालिफाइड वोटर हैं, आप अगर एक क्वालिफाइड वोटर हैं, आपका एक वोटर कार्ड है और आप 18 साल से ऊपर के हैं, क्वालिफाइड वोटर हैं, तो आप जो है अपना वोट अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिसको आप देना चाहें ये दे सकते हैं, आप इसे डालना चाहें या आप इस आदमी को डालना चाहें, आप डाल सकते हैं, राइट। इस सिचुएशन में, इस डिसीजन में आप जो है फुल्ली सॉवरेन है। यहाँ पे आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई भी आप पे दबाव नहीं बना सकता, इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर्स भी नहीं, राइट। और इसी सिचुएशन को इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया के अंदर जो है क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, राइट। कि हम जो है जैसे वोट डालना चाहें
डाल सकते हैं, किसी की भी हमारे ऊपर कोई भी वो नहीं होगी, राइट। तो यहां तक आप एक वर्ड का मतलब समझ चुके हैं, सॉवरन का। अब जाके देखिए, अब समझ में आया कि कैसा भारत बनाना है। ये देखिए, हिंदी वाले देख लें यहां पे, हिंदी वाले, हाँ देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व प्रभुत्व, अभी और वर्ड को छोड़िए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हमें कैसा भारत बनाना है? संप्रभुत्व वाला। और कौन बना रहा है? हम खुद बना रहे हैं, भारत के लोग। क्योंकि हम ही ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी है, राइट। तो इसीलिए ये सॉवरेन का मतलब है इस पूरे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा हमारा यहाँ पे एक, ये जो प्रेम्बल आपको दिख रहा है, ये इंडेक्स के तौर पे है। बहुत है ये, बहुत देर में आप इसको कवर कर पाएंगे, राइट। तो ये समझ गए होंगे आप। सेकंड वर्ड जो हमारा यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, वो है हमारा डेमोक्रेटिक, राइट। वर्ड देखिए काफी है ये। अभी मैं सेक्युलर और आपका जो है सोशलिस्ट, ये दो वर्ड मिस कर रहा हूं, क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे। ये बाद में प्रेम्बल में इंदिरा गांधी के टाइम पे एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इनको ऐड किया गया था। अभी के लिए मैं उन ओरिजिनल वर्ड्स की बात कर रहा हूं जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन थे, राइट। तो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक को अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं लोकतंत्र, या आप इसको बोल सकते हैं जनतंत्र, राइट। डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी क्या होती है? अब ये डेमोक्रेसी क्या है? तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है, टाइप्स भी देखेंगे और भी चीजें देखेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसकी है? किसने बनाई है? बाय द पीपल, लोगों ने ही बनाई है, वोट करके। किसके लिए है? लोगों के लिए ही है, फॉर द पीपल। और किसके लिए है? ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब किसकी है? इसमें कंपोजिशन कौन है? लोग ही तो हैं, राइट। अगर आज मोदी जी को आप देख रहे हैं तो वो भी तो क्या है? भारत के नागरिक ही तो हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये सरकार है। किसके लिए है? भारत के लोगों के लिए ही है, राइट। और किसने बनाया है? भारत के लोगों ने ही इसको बनाया है। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो लोकतंत्र या जनतंत्र, राइट। अब ये जो है दो टाइप्स की होती है, मेजोरिटी ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड अगर जब आप देखेंगे तो दो टाइप्स की है ये। एक तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक जो यहां पे है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट का मतलब देखिए क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं उस कंट्री में जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां के लोग जो है, खुद पीपल जो है, डिस्कस डायरेक्टली कोई भी सिचुएशन वहां पे आ गई, कोई भी फैसला उन देश के अंदर लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो क्या कर रही है? कुछ फैसले लेके देश को चला रही है, कुछ प्रावधान लाके देश को चला रही है। तो जब लोग डायरेक्टली ऐसा करने लगे, सभी लोग, एक मेजोरिटी, प्लेबिसाइड्स वगैरह आपने सुने होंगे, रेफरेंडम वगैरह आपने सुने होंगे, जो आगे हमारे लेक्चर्स में आएंगे, यू विल बी मोर क्लियर एट द लेटर। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग जो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए या नहीं करिए, वो खुद डिसीजन लेने को कह रहे हैं, राइट। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग जो है, पीपल जो है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। वोट करके ये क्या चुन रहे हैं? गवर्नमेंट चुन रहे हैं। क्या चुन रहे हैं? गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट जो है, ये क्या कर रही है? ये कुछ डिसीजन ले रही है। किसके बिहाफ पे डिसीजन ले रही है? लोगों के बिहाफ पे। लोगों ने नहीं कहा इनको कि जीएसटी लाना है या नहीं लाना, नोटबंदी करनी है या नहीं करनी। इंडिया का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इंडिया में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे द्वारा चयनित जो चयन किया गया है जिस गवर्नमेंट का, जिन लोगों रिप्रेजेंटेटिव का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप कह लीजिए, उन लोगों को चुन के हमने भेजा है, और हमने जो है उनको पावर दी हुई है कि आप जो है डिसीजन लीजिए और हमारे देश को चलाइए। तो ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये कौन ले रहा है? हमारे इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, राइट। और इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेजॉरिटी यहां पे रूल कर रही है, कि जिसको भी ज्यादा वोट्स मिली वो जो है क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा, और गवर्नमेंट फिर डिसीजन लेके देश को चलाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मेजॉरिटी रूल आ गया, गवर्नमेंट बन गई है यहां पे, तो ये तो फिर कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, ये तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं आपको। क्या ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? ये तो कल को ये बोलेंगे कि हरियाणा स्टेट ही नहीं है। और हो सकता है कि ये जो है डिक्टेटरशिप पे उतर आए, डिक्टेटरशिप पे आ जाए, और अच्छे खासे इंडिया को नॉर्थ कोरिया बना दे, राइट। तो ये तो नॉर्थ कोरिया ही बना सकते हैं। तो क्या ये सारे डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं भाई। क्योंकि इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया जो है ये क्या है, रिपब्लिक है। ये रिपब्लिक जो है लिमिट करता है, लिमिट करता है किसको? लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इस रिपब्लिक के दो मतलब होते हैं। पहला तो ये मतलब हो गया जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, और दूसरा मतलब होता है इसका कि यहां जो इंडिया का जो हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा हमारा, इंडिया एज ए स्टेट में कह रहा हूं, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, चुना हुआ होगा। ना कि यूके वालों की तरह, इंग्लैंड वालों की तरह कि वहां पे क्वीन होगी, राइट। ये क्वीन नहीं होगी, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा। इंडिया में कोई भी ऑफिस जो आप देख रहे हैं, कोई भी ऑफिस जो आप देख रहे हैं, ये किसी भी कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व नहीं है, किसी भी डायनेस्टी के लिए, किसी भी परिवार के लिए, या किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रिजर्व नहीं है। ये सबके लिए जो है खुला हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी यहां पे चयनित होके आ सकता है और हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, सबके लिए ओपन है ये, राइट। और इसी को हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो आप समझ गए कि डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें हम चुन के, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें हम चुन के कुछ लोगों को भेजते हैं और जो डिसीजन लेते हैं। दूसरा हमने देखा, अगर ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इनको लिमिट किया हुआ है, क्योंकि हम क्या है, रिपब्लिक है। तो जब पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है लिमिट हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। और रिपब्लिक का ही दूसरा मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, इलेक्टेड है, चयनित है। यूके में अगर देखेंगे तो एक ही फैमिली, एक ही डायनेस्ट जो फैमिली है, डायनेस्टी है, इसी डायनेस्टी से हेड ऑफ द स्टेट रहेगा। पहले एक क्वीन होगी, उसके बाद दूसरी होगी, उसके बाद प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं, आपको पता ही है, आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे यहाँ पे एक फैमिली के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, राइट। इसी का मतलब था रिपब्लिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।